उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास अलीगढ़, आज आपको कक्षा 11 विषय भूगोल की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ को हमने 2 वीडियो में बनाया है। आज यहाँ पर हम पहला पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं भली प्रकार से, पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती रहती है। सूर्य ऊर्जा का केंद्र है और पृथ्वी इसके चारों ओर इस प्रकार परिभ्रमण करती रहती है। 365 दिन में ये पूरा एक चक्र कर लेती है। पिछले अध्याय में हमने अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ा। हमारी पृथ्वी जो ये सरफेस है और सूर्य से ऊर्जा जो ग्रहण करती है, तो उसमें जो 5 मंडल हैं, जहां पर के क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है, इसके बारे में पिछले अध्याय में आपने भली प्रकार से पढ़ लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्यातप के बारे में। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि सूर्यातप की परिभाषा क्या है। 2 टर्म हम समझेंगे, उपसौर एवं अपसौर क्या होते हैं। उसके साथ ही साथ पृथ्वी पर जो सूर्यातप है उसकी भिन्नता के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, जगह जगह पर वो अलग क्यों होता है। और उसके बाद में वायुमंडल का तापन एवं शीतलन के बारे में आज इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सूर्यातप या सौर विकिरण क्या होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये सूर्य है जहां से पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, और ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से ये किरण सूर्यातप के रूप में नीचे आ रही है। तो इसे हम सरल शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही आगमी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम इंसोलेशन अंग्रेजी में, हिंदी में सूर्यातप या आगमी सौर विकिरण कहते हैं। अब इसमें कुछ हमने बुलेट्स पॉइंट्स बनाए हैं, उनकी तरफ भी आप लोग ध्यान दीजिए। सूर्य से पृथ्वी की सतह को प्राप्त अधिकतम अंश कैसे आता है? लघु सौर विकिरण के रूप में आता है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है। हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, वो भू आब के आकार की होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, और इसीलिए जो पृथ्वी के हर सतह पर सूर्यातप की मात्रा एक समान नहीं होती है। तीसरा एक और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। ऊपरी सतह पर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है। अगर ये कहीं ऑप्शन में आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, अगर 2 भी लिखा है तो वो 2 भी सही है, एक्यूरेट है ये 1.94, लेकिन अगर हमारे सामने ऑप्शन में कहीं 2 भी आता है तो वो भी सही है। तो ये हमको फैक्ट्स जो है सूर्यातप को पढ़ने से पहले जानने जरूरी है। चलिए अब आप देखिए, सामने एक हमने चित्र बनाया हुआ है जिसमें मध्य में सूर्य है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है सूर्य का। हमने अभी आपको बताया था, और आप पूर्ववर्ती कक्षा में भी आपने पढ़ा है, कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में। लेकिन अब ये जो परिभ्रमण करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो ये एकदम गोले में नहीं, एक गोलाकार आकृति में नहीं घूमती, एक इलिप्स की शेप में घूमती है। तो कभी तो इसकी दूरी सूर्य से कम हो जाती है
और कभी सूर्य से अधिक दूरी हो। जो औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन आप यहां देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी रह जाती है वो रह जाती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और 4 जुलाई को ये बहुत दूर हो जाती है, तो इसकी दूरी हो जाती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। जब 3 जनवरी को ये सबसे करीब होती है सूर्य के पृथ्वी, तो उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर, या अंग्रेजी में बोले तो पेरीहिलियम। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, कब? 4 जुलाई को। कितनी? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। उस स्थिति को कहते हैं अपसौर, अंग्रेजी में एफिलियन। ये दोनों टर्म महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिए। और याद करने का तरीका है कि अपसौर, अप माने ऊंचा, आगे, तो आगे क्या है? जो बड़ा है। तो अपसौर बोले तो 4 जुलाई, और दूरी कितनी? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और उपसौर 3 जनवरी, दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। सूर्य के सबसे निकट कब होगी? उपसौर की अवस्था में। और सूर्य से सबसे अधिक कब दूर होगी? अपसौर की अवस्था में। इन टर्मों को आप लोग अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा भी होती है कि जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब है, तो उस समय पे ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, फिर भी ठंड होती है। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, उस समय पर गर्मी होती है, जबकि सूरज की रोशनी उस समय पर वहां कम पहुंच रही है। सूर्य की ऊर्जा कम पहुंच रही है, ज्यादा दूरी तय कर रही है, कम पहुंच रही है, लेकिन उस समय पे गर्मी है। और जब ज्यादा मिल रही है उपसौर की अवस्था में, तो उस समय पे ठंड है। इसका कारण क्या है? इसका कारण के बारे में ही ये अध्याय है कि जो पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण होता है, उससे गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है। इसे हम आगे इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए अब देखिए, सूर्य का जो ताप है वो घट बढ़ रहा है। कैसे? सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में होने वाले जो विभिन्नता है उसके प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा देती है, आपने पहली कक्षा में पढ़ा हुआ है। दूसरा, सूर्य की किरणों का नतिकोण, इसे अभी हम क्लियर करेंगे। नंबर 3, दिन की अवधि। कहीं दिन छोटे होते हैं, कहीं दिन बड़े होते हैं, कभी दिन छोटे होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं। तो इनकी अवधि का भी सूर्यातप की जो मात्रा होती है पृथ्वी पर, उसमें भिन्नता उससे भी पड़ती है। चौथा बिंदु है वायुमंडल की पारदर्शिता। जब कोई चीज ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी, तो सूर्यातप ज्यादा आएगा। जब उसमें अवरोध होंगे, चलनी बंद नहीं होगी, उसमें बहुत से कण आ जाएं, बहुत से वाष्प कण आ जाएं, तो अगर वो पारदर्शिता कम होगी तो सूर्यातप भी कम आएगा। और पांचवा है स्थल विन्यास। जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले दो हैं उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और जो बाद के दो बिंदु हैं इनका बहुत कम इफेक्ट सूर्यातप की मात्रा पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सबसे पहले हम इस बिंदु के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपकी पृथ्वी है, और ये अपने एक्सिस पर इस तरीके से घूम रही है।
तो ये तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 का कोण बनाता है। और जब कोई चीज 66.5 का कोण बना के घूम रही है तो हर जगह पर उसकी जो सूर्य से पड़ने वाली जो किरणें हैं वो समान नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और परिभ्रमण करने के कारण सूर्यातप की मात्रा भी जो पृथ्वी को प्राप्त होती है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक। अब दूसरा कारण समझते हैं। यहां देखिए, ये ऊर्जा का स्रोत है हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है। अब सूर्य से जब किरणें आ रही हैं, यहां आप देख रहे हैं, चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए कि यदि किसी स्थान के अक्षांश जैसे जैसे ऊपर की ओर चले जाएंगे तो क्या होगा, नति कोण जो है, जैसे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो जो नति कोण है वो उतना ही कम होता चला जाएगा। और जब नति कोण कम हो जाएगा, किरणें तिरछी पड़ रही हैं उसके ऊपर, तो क्या होगा, वहां पर तापमान कम हो जाएगा, यानी कि जो सूर्यातप है वो वहां पर कम मिलेगा। और जहां सीधी पड़ेंगी, जैसे हमारा विषुवत व्रत है, भूमध्य रेखा है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर चूंकि हमारी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं तो वहां पर सूर्यातप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसे अभी और थोड़ा एक चित्र के माध्यम से हम समझें तो और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कोई चीज आई सीधी, अब यहां पे आप देखिए, ये हमारा सूर्य की किरणें आ रही हैं और जमीन के इस एरिया को कवर कर रही हैं। अगर ये सीधी आ रही हैं तो कम एरिया को कवर करेंगी, और जब ये आ रही हैं किरणें तिरछी तो क्या होगा, ये ज्यादा धरातल को कवर कर रही हैं। और जब समान चीज है, ज्यादा जगह बटेगी तो कम हिस्से में आएगी, जो उतनी ही वस्तु कम जगह बटेगी तो ज्यादा हिस्से में आएगी। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। आपके पास 5 रोटी हैं, 5 लोग खाने वाले हैं, तो एक एक बट में आ जाएगी। और अगर खाने वाले हो जाए यहाँ पर 10, तो क्या होगा, आधी आधी रोटी बट में आएगी, नहीं आएगी। बस वही चीज है कि जब नति कोण के कारण जिस जगह पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर वो ज्यादा जगह पर फैल जाती हैं, और इसीलिए वहां पर सूर्य तप की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और जहां वो सीधी पड़ती हैं वहां पर सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक। अब चलिए, हमने इन्हीं जो बातें अभी आपको बताई हैं इनको थोड़ा बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख दिया है, इनको आप लोग याद रखिए, नोट भी कर लें। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और उसके परिभ्रमण से सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती है। उक्त अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट बताया था अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से, किरणों का अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है, उससे भी सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जब ऊपर की ओर जाएंगे तो अधिक दूरी से उनको गुजरना पड़ेगा, और अधिक गहराई, वायुमंडल की गहराई वहां बढ़ जाती है तो उसके कारण अवशोषण भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है और विसरण भी होता है। तो इस वजह से भी सूर्यातप की मात्रा प्रभावित हो जाती है। ये रहा सूर्यातप का पृथ्वी पर आने। अब जब सौर विकिरण हो रहा है, सूरज अपनी किरणों को भेज रहा है पृथ्वी की ओर, तो वो वायुमंडल से होकर के गुजरती है। हमने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये जो है वायुमंडल की परतें हैं। अब जब वायुमंडल की परतों से होकर के जब ये गुजरती हैं तो बिल्कुल शुरू में आपको बताया, सूर्य की जो किरणें कैसी होती हैं, लघु तरंग दैर्ध्य, है ना, शॉर्ट वेव वाली। तो ये जो शॉर्ट
होती हैं ये पारदर्शी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो लघु तरंग वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल क्या होता है, पारदर्शी होता है, छोटी वेव्स है। और वायुमंडल में आपने वायुमंडल के संगठन चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पे ओजोन मंडल होता है, जलवाष्प होती है, धूल के कण होते हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है, ओजोन है, ये क्या करती हैं, जो अन्य किरणें अब जो अवरक्त होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को वो अवशोषित कर लेती हैं। और यहीं पर आकर के जब वो वायुमंडल में होकर के हमारी सूरज की किरणें जब गुजर रही होती हैं तो वहां पर उनको क्या मिलते हैं, धूल के कण मिलते हैं। और धूल के कणों से मिलने से वो क्या होता है, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, चारों ओर फैल जाती है। तो उनके प्रकीर्णन, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, उसी के कारण हमारा जो सूरज है वो सुबह और शाम को लाल दिखाई देता है। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब सौर किरण विकिरण जो हो रहा है और जब वायुमंडल से गुजरता है तो हमारा जो आसमान है वो हमको जो नीला दिखाई देता है वो भी इसी प्रकीर्णन का ही परिणाम है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, आप लोग इनको बिल्कुल ध्यान रखिए, इसीलिए हमने इनको पॉइंट वाइज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं वायुमंडल गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है। प्रवेशी सौर विकिरण के गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। सूरज से आ रही है कैसी, लघु, और पृथ्वी जब अपनी तरफ से भेजती है वापस तो कैसी हो जाती हैं, दीर्घ। सूरज से आई लघु और पृथ्वी से जब विकृत हुई तो दीर्घ। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। अब जो निचली परतें, जब नीचे से पृथ्वी ने जो अपने अंदर ग्रहण किया उष्मा को, उसे बाहर निकाला लॉन्ग वेव्स के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में, आई लघु तरंगों के रूप में, और जब वापस किया तो क्या होगा कि निचली परतों के संपर्क में आने से वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। और इस प्रक्रिया को कहते हैं चालन, कंडक्शन। यानी एक चीज से दूसरी चीज गर्म हो रही है टच कर, तो इसे हम कहेंगे चालन। और ये कब तक होगा चालन, आपने कोई गर्म चीज आप दो बराबर बराबर रखिए तो गर्म जो है पहले ठंडी को करेगी, कब तक वो ठंडी करती रहेगी, जब तक कि उसके ताप बराबर नहीं हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलती रहती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं चालन प्रक्रिया। दूसरा, जो पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु होती है वो गर्म होकर के धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती है लंबवत। पृथ्वी जो सूर्य तप को प्राप्त किया उसको स्टोर करने के बाद वो वापस कर रही है, तो वापस करने में कुछ तो चालन विधि से, एक ने ऊपर, एक से ऊपर, एक से ऊपर, और कुछ जो है वो सीधे ऊपर की ओर। तो उनको जो लंबवत उठती हैं, जो संचरण होता है उसे कहते हैं संवहन, लंबवत तापन की प्रक्रिया को संवहन। और लेकिन ये जो लंबवत तापन की जो क्रिया होती है ये केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहती है, उससे ऊपर जो और मंडल है वहां पर ये प्रक्रिया नहीं। अब एक तीसरा है अभिवहन। अभिवहन में क्या होता है, ये जैसे लंबवत गई और अगर ये क्षैतिज इस तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगे तो क्या होगा, ये मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली जो भिन्नताएं होती हैं वो इसी के कारण से होती हैं कि जब जहां पे दाब के अलग अलग जो क्षेत्र बनते हैं तो जो नीचे से जो गर्म हवाएं होती हैं वो अभिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती चलती हैं, तो वहां पर तापमान को जो शीतलन मतलब बढ़ाती जाती है। और इसी वजह से उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में
विशेषतः उत्तरी भाग में जो आपने गर्मियों में चलने वाली लू देखी होंगी, जो तेज पवन चलते हैं, वो किसका परिणाम है? अभिवहन, एडवेक्शन। तीन चीज समझ में आई। सबसे पहले चालन, उसके बाद संवहन। चालन कैसा? एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, तीसरी लेयर से चौथी लेयर टच करके चलना है। दूसरा संवहन, सीधा ऊपर गया, कहां तक? क्षोभ मंडल में। और तीसरा अभिवहन, यानी कि क्षैतिज संतुलन, गर्म का गर्म ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ठीक, अब चलिए और समझिए आप पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या होता है? पुरानी जो बात है उसी को मैं बता रहा हूं आपको, कोई नई टर्म नहीं है ये सूरज, सूरज से जो पृथ्वी की सतह की ओर जो किरण आई, उसको क्या बोला? सूर्यतप। किस फॉर्म में आया? लघु तरंगों के रूप में। और पृथ्वी ने जो वापस किया वो क्या है? पार्थिव विकिरण। और वो कैसा है? दीर्घ तरंगों के रूप में। पृथ्वी को आने वाला सूर्यातप लघु तरंग, और पृथ्वी से वापस होने वाला कैसा? दीर्घ तरंग। पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती, सूरज से ही सूर्यातप के माध्यम से ग्रहण कर रही है और पुनः उसे वापस कर रही है पार्थिव विकिरण के रूप में। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। जैसे सूरज उस गर्मी को फेंक रहा है, उसी तरीके से पृथ्वी भी गर्मी को फेंकने लगती है। तो यहां पर अब वो बात आपकी समझ में आ गई जो हमने बिल्कुल शुरू में बताया था, उपसौर और अपसौर को बताते समय पे। जब अपसौर था 4 जुलाई को, तो तब गर्मी क्यों थी? क्योंकि सूर्यातप जो प्राप्त हो रहा है और पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण हो रहा है, तो पार्थिव विकिरण के कारण उस समय पर वहां गर्मी हो जाती है। और सूर्यातप सूर्य से भले प्राप्त होता है, लेकिन जो हमारे वायुमंडल का जो तापमान होता है वो पार्थिव विकिरण के कारण ही गर्म और ठंडा होता है। इसकी 3 विधि आपको बताई, चालन, संवहन, अभिवहन, है ना? तो अब यहां ये बात क्लियर हो गई आपको कि पार्थिव विकिरण क्या होता है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो मैं समझता हूं आपकी पार्थिव विकिरण बड़ी प्रकार से समझ में आ गया। अब वायुमंडल का तापमान स्थिर क्यों है? वायुमंडल का जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य होती है वो विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या अवशोषित किया? जो पार्थिव विकिरण पृथ्वी ने किया उसको वो दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के रूप में गया और उसे वायुमंडल में जो उपलब्ध गैसें हैं, और गैसों में कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं, उनके द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और जब वो जो तापमान है जमीन ने जो वापस किया है, जब वो वहां अवशोषित हो गया है, तो इस प्रकार से जो वायुमंडल है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। जो हमारा वायुमंडल है
वो किससे गर्म हो रहा है? पार्थिव विकिरण से, सूर्यातप से नहीं हो रहा है। इसीलिए 3 जनवरी को उपसौर के समय पर सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद, सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप मिलने के बावजूद भी 3 जनवरी को ठंड होती है और 4 जुलाई को सबसे कम सूर्यातप मिलता है, सबसे अधिक दूर होता है सूर्य पृथ्वी से। इसके बावजूद 4 जुलाई गर्म होती है और उसका यही कारण है कि हमको जो हमारा वायुमंडल है, वह वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है, सूर्यातप से गर्म नहीं होता है। और इस तदुपरांत वायुमंडल क्या करता है? विकिरण के द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। वो इस ताप को होल्ड नहीं करता, वायुमंडल जो है वो उसे फिर विकीर्ण कर देता है और फिर वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इस प्रकार से सूरज से हमको लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में सूर्यातप मिला। पृथ्वी ने पार्थिव विकिरण किया, उसकी 3 क्रियाएं हुई, चालन, संवहन, अववहन, और उसके माध्यम से वो जो गर्म होती हुई लेयर्स ऊपर की ओर उठती चली गई और वहां पर जाकर के जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा वो अवशोषित कर ली गई, तो जो हमारा जो तापमान है वो लगभग स्थिर हो जाता है। एवरेज तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है, दुनिया का औसत। तो इस प्रकार से ये जो है तापमान स्थिर रहता है। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सा गृह कार्य कर लेते हैं। आपकी भली प्रकार से समझ में आ गया कि क्यों तापन होता है, क्यों शीतलन होता है, किस प्रकार से पार्थिव विकिरण होता है, किस प्रकार से सूर्यातप हमको मिलता है ना। इसके बारे में, ये कितनी मात्रा में मिलता है, कितनी मात्रा में वापस होता है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा भाग तैयार होगा, जिसमें हम ऊष्मा बजट और बाकी इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी हमने जो अभी तक पढ़ाया है, इस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन हैं। ये पहले 3 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको एक उत्तर सही होगा, उसे टिक करना है, हमने आपको बताया है, और किताब को आप लोग देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, उसमें भी हमने 2 प्रश्न दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप जो है कॉपी के ऊपर लगभग 30 शब्दों में इनको लिखिए, और उसके बाद ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसे आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो इसे आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे और विद्यालय में भेजने का प्रयास करेंगे, अपने गुरुजनों से चेक कराएंगे, अपने पास नोट भी रखेंगे, और अगर जा सकते हैं विद्यालय तो जा कर के कराइए, अदरवाइज अपने गार्जियन के माध्यम से भेज दीजिए। लेकिन हमको ये करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।